सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। आपको पता है कि जो 2 हफ़्ते का सीज़ फायर एक्सटेंड किया गया था, वो 2 हफ़्ता भी अब गुज़र गया और उसके बाद से कोई बयान भी नहीं आया कि इसको एक्सटेंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बहरहाल डिप्लोमेटिक सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं और साथ ही साथ फ़ौजी तैयारी भी हमें नज़र आ रही है रीजन में। अगर हम बात करें कि किस तरह की तैयारी चल रही है अमेरिका की तरफ से, तो वो तैयारियाँ ऐसी हमें कि बिन गुरियन एयरपोर्ट जो इज़राइल का है, तेल अवीव का, उसमें हमें एक वीडियो उसकी वायरल हुई जिसमें कई वहाँ पर अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर पार्क किए गए थे, जो एयर रिफ्यूलिंग कराते हैं। वो टैंकर वहाँ पर पार्क थे, 7-8 उसमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके साथ ये रिपोर्ट आई थी कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पर पार्किंग की मुश्किल हो गई। अमेरिका ने इतने एयरक्राफ्ट वहाँ ले आके पार्क किए हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट अलग से आता है और उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है कि वापसी उसकी अगर बिन गुरियन से 1 दिन या 2 दिन बाद है और उससे पार्क होना है, तो पार्क होने की जगह वहाँ नहीं मिल रही। इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट वहाँ पर अमेरिका ने ले आके पार्क किए हैं। इसमें एक पॉइंट है, बिन गुरियन में क्यों इतना ज़्यादा भीड़ है? उसकी वजह यह है कि इस रीजन में अमेरिका के आसपास जो ईरान के आसपास जो अमेरिका की बेसेस थी, वो पूरी तरह से तबाह ईरान ने कर दी, बर्बाद कर दी। और ये पूरा रीजन जो है वो अल-खरज तक जो बेस थी जिसे अमेरिका यूज़ कर रहा था, वो भी पूरी तरह से गैर महफूज कर दी ईरान ने। तो यहाँ से फिर वो बहुत दूर और ले जाकर उन्होंने बिन गुरियन में पार्क किया। बिन गुरियन की एक बात ये कही जाती है, अगर आप इज़राइल के बारे में देखें तो एयर डिफेंस इज़राइल के पास सबसे ज़्यादा उसने एकदम भीड़ लगा रखी है एयर डिफेंस की। पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज़्यादा एयर डिफेंस नहीं है। और बिन गुरियन उसमें भी, इज़राइल के अंदर भी वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा उसने एयर डिफेंस लगा रखे हैं। तो इसलिए अमेरिका ने वहाँ पर ले जाकर अपने ये एयरक्राफ्ट पार्क किए। जब जंग हुई थी उस वक्त बिन गुरियन को ईरान ने अटैक किया था, आपने खबरों में देखा होगा। यानी जो एयर डिफेंस इज़राइल ने लगा रखे हैं, उसके बावजूद ईरान उनको हिट करने में कामयाब हुआ था। तो एक तो अमेरिका की इस तरह की तैयारी है। बाकी आपने देखा कि अमेरिका की जो नेवल स्ट्राइक ग्रुप हैं वो इस रीजन में आए हुए हैं, अमेरिका उनको लेके आया हुआ है और उसको लग रहा है, और एक ब्लॉकेड उसने ऐलान कर ही रखा है। लेकिन ईरान की जो तैयारी है, ईरान की तैयारी इस तरह की, अगर आप केपलर को देखिए, केपलर मतलब जो नेविगेशन, मैरीटाइम नेविगेशन पर नज़र रखती है ये संस्थान, उसको अगर आप देखिए तो उससे आपको साफ पता चलेगा कि ईरान के ऑयल टैंकर जा रहे हैं और आ रहे हैं। ईरान अपनी तजारत अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के 3 शिप्स जो है वो रोके हैं। जवाब में ईरान ने इज़राइल के 2 शिप रोके हुए हैं, एक तीसरा शिप भी रोक लिया है ईरान ने। ये तीसरा शिप जो रोका है, इसने बार बार अपनी पहचान बदली, लेकिन इसमें ये देखने में आया कि ये कई बार इसने अमेरिका के कोस्ट पे जाके वहाँ पर लंगर डाला और वहाँ से इसने कई सफ़र किए। उससे ये पता लगा कि ये अमेरिकन नेवी को, अमेरिकन एयर फोर्स को मदद कर रहा है ये शिप। तो बहरहाल उसको रोक लिया और ईरान ने कब्ज़े में ले लिया। इसको कहाँ पर रोका है? इसको ओमान सागर के रीजन में ईरान ने रोका। तो अगर अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास नेवी नहीं रह गई है और ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो काम ईरान को नेवी से करना है वो आराम से नेवी वो काम कर रही है। बाकी ईरान ने असल में नेवी पावर जो ईरान की है, नेवल पावर, वो 2 तरह की ईरान ने तैयार की थी। एक तो वो थी वॉरशिप्स और इस तरह के थे कि जब कोई मर्चेंट शिप जाता था तो उसकी हिफाजत के लिए वो तैनात होते थे, कहीं कहीं कोई वो डाकू और इस तरह के लोग उस पर अटैक ना करने पाए। एक तो तैयारी ईरान की वो थी, और एक उस ईरान की तैयारी थी जंग के लिए, जिसको एसिमेट्रिक नेवल फोर्स थी ईरान की। वो ईरान की आज भी पूरी तरह से सेफ़ है। उसके बारे में जो मिलिट्री अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं जो बातें बताते हैं, उसमें यह है कि ईरान की जो छोटी बोट्स हैं वो हैं जो हमला करती हैं। उसके अलावा ईरान के पास छोटी छोटी सबमरीन्स हैं। ईरान ने समंदर के अंदर टनल बना रखी है और उन टनल्स के अंदर इनके ठिकाने बना रखे हैं। तो अमेरिका की बमबारी से अगर सोचता है कि इनको तबाह कर लेगा तो वो उसकी खामख्याली है। और यही आप देख रहे हैं। बहरहाल सारी दुनिया को पता है कि फ़ार्स खाड़ी में क्या सूरत हाल और किस तरह से ईरान उसको कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है यहाँ पर आने की, तो ईरान की वो पावर ही की वजह से है।
तो ये तो हो गई मिलिट्री तैयारियों की सूरत हाल। ईरान को आपने ब्लॉकेड के बारे में देखा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के शिप्स रोके हैं, और अगर अमेरिका ने ईरान के शिप्स रोके हैं तो जवाब इस तरह से दिया है। बाकी ईरान का एक्सपोर्ट भी चल रहा है। ये सेंटकॉम तो कह रहा है कि उसने सारा रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो इस पे नज़र रखती हैं कि मैरीटाइम नेविगेशन और समुद्री सफ़र हो रहे हैं, किस तरह से आवाजाही हो रही है, और वो बता रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना तेल एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बाकी चीज़ें भी भेज रहा है, मंगा रहा है। एक चीज़ और इस बीच में आई डिप्लोमेटिक सरगर्मियों के, आपने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब अब्बास अराग़ची पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से मस्कत गए, मस्कत से फिर वो पाकिस्तान लौटे और फिर पाकिस्तान से मॉस्को गए। मॉस्को में वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरे को लेकर भी फिर ये बात हुई कि ये कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है, जो एक गतिरोध बना हुआ है, उस बीच में एक नई कोशिश और नई बातचीत का आगाज़ होने जा रहा है। इस तरह की बातें शुरू हुई, लेकिन जो चीज़ें सामने आई, एक तो ईरान की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ दो तरफ़ा बातचीत, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दायरे में ये सारा सफ़र हो रहा है। ओमान भी जो गए या मॉस्को गए या इस्लामाबाद गए अब्बास अराग़ची, तो वो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के सिलसिले में था। कुछ चीज़ें जो बाहर फिर लीक होकर आई वो ये कि ईरान ने ये प्रपोज़ल दिया है कि अमेरिका के सामने रखा है कि 3 चरणों में बात होगी, अगर आपको समझ में आता है तो। पहला चरण ये है कि सबसे पहले ये ब्लॉकेड और जंग और जंगी तैयारी, ये सिलसिला आपको ख़त्म करना है। ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है, ये जो वॉरशिप तैनात कर रखे हैं, और या लेबनान, इसमें लेबनान भी शामिल है, यानी ईरान में के फ्रंट पे भी और लेबनान के फ्रंट पे भी, और बाकी यमन और हर फ्रंट पे जो फ़ौजी तैयारी है वो उसको ख़त्म किया जाए। ये जो तैनाती है इसको हटाया जाए और गारंटी दी जाए इसकी कि जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा, हमला दोबारा शुरू नहीं होगा। पहला चरण ये है। तो यह है कि पहले चरण में सिर्फ यही होगा, इसी पे कंसंट्रेट होगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं। दूसरे चरण में फिर ये होगा कि ज़रूरी गारंटी दी जाएगी कि दोबारा जंग जो है वो शुरू नहीं हो। और अगर ये हो जाता है, यानी 2 मरहले हो गए, पहला है कि ये फ़ौजी तैयारी ख़त्म की जाए, दूसरी गारंटी तय की जाए, फाइनल, मतलब एक क्रेडिबल गारंटी हो कि जिस पर भरोसा किया जा सकता हो कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। जब ये पहले और दूसरे मरहले हो जाएंगे तो तीसरा मरहला ये होगा कि उसमें ईरान बात करेगा एटमी, दूसरा मरहला, माफ़ कीजिएगा, पहला मरहला तो ये है कि आपको जंगी तैयारियां ख़त्म करनी है और ये गारंटी देनी है कि जंग शुरू नहीं होगी। दूसरा मरहला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में बात होगी। इसको कैसे चलाया जाएगा, ईरान का ये कहना है कि कंट्रोल ईरान इसको छोड़ेगा नहीं, कैसे इसको चलाना है, ईरान कैसे इसको चलाना चाह रहा है, इस पे बात करेगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि एटमी, तीसरे, अगर पहले और दूसरे चरण पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं और सही से नतीजे पहुँचे, तो तीसरे मरहले में हम एटमी मसले पर, न्यूक्लियर इशू पे हम बात करेंगे। तो ये एक ईरान की तरफ से प्रपोज़ल आया है, एक चीज़ आई है जो मीडिया में आई है। अब देखते हैं कि इसके बाद आगे बात कहाँ पहुँचती। एक बात हम करेंगे, यदीउत आहरोनोत इज़राइल के एक अखबार है, उसके रोनेन बर्गमैन और नखुम बारनिया 2 राइटर हैं, उसमें जो कॉलम लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और इन जैसे मौज़ूआत पे लिखते हैं, और इनको माना जाता है इनकी पहुँच अच्छी है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में ये बात कही कि आर्टिकल भी जो सेंसरशिप का जो अथॉरिटी है इज़राइल के अंदर, उसकी इजाज़त से, यानी इस तरह के जब आर्टिकल लिखे जाते हैं तो उससे एक इजाज़त पहले लेनी होती। तो उसमें इस आर्टिकल में भी जिक्र किया गया कि उसकी इजाज़त के बाद ये लिखा जा रहा है कि इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये प्लान किया था कि ईरान में हमें एक साथ अलग अलग मौज़ूआत को हल करने के बजाय ऐसा कुछ करना है कि एक साथ सारे मौज़ू हल हो जाएं। यानी न्यूक्लियर इशू अलग से, फिर मिसाइल इशू अलग से, फिर रीजनल जो ईरान के इन्फ्लुएंस है उसको अलग से, ये सारे मौज़ूआत पे, फाइल्स पे, इश्यूज़ पे अलग से अलग अलग बात करने के बजाय हमें एक बार ही ये सारा मामला तमाम कर देना है, सारा मसला हल कर लेना। कैसे हल कर लेना है? पूरा सिस्टम ही बदल देना है कि ईरान के अंदर पूरा सिस्टम एक बार से बदल जाए और नए लोग आ जाएं, नए लोग जो अमेरिका के पिट्ठू हैं
फिर सारा मसला एक साथ हल हो जाएगा। कैसे ये होगा, इसके लिए प्लान किया, आर्टिकल में कहा गया है कि इसके लिए प्लान ये किया गया था कि अब जो जून आने वाला है, जून 2026 के लिए ये प्लानिंग थी कि हमें इस तरह की एक जंग शुरू करनी है और उसमें हमें ये काम करना है कि रेजिम चेंज हो जाए, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए और नए लोगों को ले आएँ। जल्दी क्यों जंग शुरू कर दी? जो जनवरी महीने में ईरान के अंदर कई जगहों पर आतंकी हमले हुए एक साथ और काफ़ी तादाद में हमले किए गए कई शहरों में, तो उसमें जो ईरान का जो सरकारी आंकड़ा है, अलबत्ता उसमें झूठे आंकड़े वो डोनाल्ड ट्रंप और पता नहीं कौन कौन दे रहे हैं, सरकारी जो आंकड़ा जिसकी तस्दीक हो गई है वो है 3117 लोग उसमें मारे गए, जिसमें 2427 लोग शहीद हैं और 2427 लोगों में कई सौ जो हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और बाकी आम लोग हैं, आम शहरी, इनको शहीद माना गया। 590 लोग वो हैं, 690 चूँकि टोटल संख्या वो 317 की है, 3117 की है। वो संख्या है आतंकियों की या आतंकियों के साथ जो शामिल, यानी आतंकी मेन आतंकी कुछ जो मोसाद से जुड़े हुए थे, कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ अपना भर्ती किया था। ये वो लोग हैं जो इसमें मारे गए। ईरान ने दावा किया, यानी इस बार चैलेंज किया, दावा नहीं किया, चैलेंज किया कि अगर किसी को लगता है कि 3117 का फिगर गलत है तो इससे अगला फिगर यानी 1318 अगर आपको लगता है कि मारा गया है कोई बंदा, तो जो 18 वाला नंबर है 3118, तो उसका आप यहाँ ईरान में नेशनल कोड है, कोदे मिली जिसको कहते हैं, हर बंदे का होता है कि आप ऐलान करें कि फ़लाँ मारा गया जिसका फ़लाँ नेशनल कोड है। ईरान ने वो नेशनल कोड और नाम जारी कर दिए कि जो लोग मारे गए, जो लोग शहीद हुए इस पूरे उसमें। उनका फिर चैलेंज किया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर लगता है किसी को ये संख्या सही नहीं है और इससे ज़्यादा लोग मारे गए तो वो कोड नंबर और नाम के साथ जारी करे कि जिसको अगर किसी को पता है हाँ फ़लाँ भी मारा गया। तो इसके अलावा तो एक भी कोई दे नहीं सका सबूत, तो वो पता था कि झूठा प्रोपेगेंडा पहले से था। अलबत्ता वो पूरा का पूरा माजरा ही मोसाद का और CIA का वो तैयार की हुई साजिश थी, उसका नतीजा था। तो इस अखबार ने लिखा, यदीयोत आहरोनोत के इस आर्टिकल में बताया गया कि जब वो फेज़ आया और उस तरह के हालात बने तो अमेरिका को और ख़ासतौर पर इज़राइल और मोसाद को ये लगा कि नहीं, ये मौका है कि हम इसे जल्दी शुरू करके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हमला 28 फरवरी को कर दिया गया, इसकी वजह ये थी कि हालात बस तैयार हैं, बस हमने हमला किया और ईरान में सिस्टम गिर जाएगा। तो ये इनकी साजिश थी। नतीजे में आप देख रहे हैं कि जो नतीजा निकला वो सारी दुनिया के सामने। एक चीज़ मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो जंग हुई, करीब 40 दिन की जंग रही, 39 दिन 40 दिन जो चली, NBC ने एक रिपोर्ट अमेरिकन अधिकारियों के हवाले से जारी की है और रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने इस जंग के दौरान ये किया कि F5 अमेरिका ही का बना हुआ फाइटर जेट है, ईरान के पास इनकलाब से पहले से है ये फाइटर जेट। उतना पुराना फाइटर जेट इस्तेमाल करके ईरान ने कुवैत में अमेरिका की बेस पर, कैंप बोहरिंग बेस पर बमबारी की इस फाइटर जेट से। अब इस पे लोगों को हैरत है कि ईरान ने ये काम कैसे कर दिया। अमेरिका ने यहाँ F-35, F-15, F-16 और क्या क्या सब तैनात कर रखा है, आवाक्स और कैसी कैसी तैयारियाँ। उसमें क्या हुआ, ईरान ने F-5 इस्तेमाल किया, F-5 के ज़रिए कुवैत के अंदर गए और अमेरिका की जो बेस थी वहाँ पर, उस पर वो बमबारी करके ईरान का पायलट वापस आ गया, सुरक्षित वापस आ गया। तो ये कैसे हुआ, तो इस पर एक लंबी बहस अब छिड़ गई कि ईरान ने ये काम किया कैसे। उसमें भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ईरान के गालिबन बूशहर के इलाके से इसने उड़ान भरी, इस फाइटर जेट ने बहुत नीची उड़ान रखी, 50 से 100 मीटर के बीच, समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई थी 50 से 100 मीटर, यानी बहुत नीची। इतनी ऊंचाई पे फाइटर जेट ने उड़ान भरते हुए कुवैत में एंटर किया और ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक भी हुए थे एक साथ, बहरीन पर, कुवैत पर, UAE पर,
कई जगहों पर एक साथ चल रहे थे, तो वो अमेरिका का जो एयर डिफेंस था पूरी तरह से वो इंगेज था उनको रोकने में। इसी बीच में F-5 ने पेनिट्रेट किया एयर डिफेंस को और अंदर जाके बमबारी करके वापस आ गया। तो ये पता चला कि इस बार ये इस वाक़े में अभी जिस पे सबसे बहस हो रही कि टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ जाए, फिर भी जो इंसानी दिमाग है और इंसान की जो अहमियत है वो अपनी जगह के कायम है, और कैसे रास्ता उससे निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।